स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी आपको बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग एंड डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग की शुरुआत होती है क्लासिकल मैकेनिक्स के एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट से, जो कि था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे परफॉर्म किया था रदरफोर्ड एंड उनके स्टूडेंट्स गीगर एंड म्यूलर ने। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट करवाया था और वहां से उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट की थी। उन्होंने देखा था कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो थिन गोल्ड फॉइल से सीधा ही निकल गए थे। कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दिए थे। वहां से हमें ये पता चला था कि एटम का जो सारा का सारा मास और सारा का सारा चार्ज जो होता है वो एक स्मॉल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उस स्मॉल वॉल्यूम को कहा गया न्यूक्लियस। तो जो हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था क्लासिकल मैकेनिक्स में, वहां से हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी देखने को मिली। तो स्टूडेंट्स, बट जो हमें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम था वहां पर हमें कुछ लिमिटेशंस देखने को मिली थी। रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए नील बोहर सर ने अपना मॉडल दिया था, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड था, जो कि था बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम को क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन भी माना जाता है। वहां से हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की जो शुरुआत है बोहर मॉडल ऑफ एटम से हुई थी। बोहर मॉडल ऑफ एटम के बाद हमारे पास ये पता लगा कि हमारे पास एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। और बाद में थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग से ही हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं वो फर्दर आगे और ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल से मिला के बने होते हैं। जैसे प्रोटॉन जो हैं वो क्वार्क से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो ये सब हमें पता कैसे चलता है? ये हमें पता चलता है डिफरेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, दैट इज थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग के थ्रू। तो थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन चीजों को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अगर आपको उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, उनके बारे में नॉलेज गेन करनी है, तो आपको थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग को पढ़ना जरूरी होता है। आज से हम क्या करेंगे, थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग को क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच के साथ डिस्कस करना शुरू करेंगे। थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग में हमें मेनली दो क्वांटिटी जो हैं वो मेजर करनी होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस। एक होता है हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और एक होता है हमारे पास टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस। इन दोनों क्वांटिटीज को मेजर करके, इन दोनों स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस को मेजर करके हम उस फोर्स के बारे में नॉलेज गेन करेंगे, उस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे जो कि स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो स्टूडेंट्स, यह काम हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी एक्सपेरिमेंटल मेजर क्वांटिटीज हैं, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, उन्हें हमें रिलेट करना होगा सिस्टम के वेव फंक्शन के साथ। आप जानते हैं किसी भी सिस्टम का जो वेव फंक्शन होता है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उस सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटअप करके और फिर उसे सॉल्व करके ऑब्टेन करते हैं। तो जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में बाउंड स्टेट्स प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, स्टेप पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी बाउंड स्टेट्स प्रॉब्लम है। वहां पर हमारा मेन फोकस जो है वो एनर्जी आयन वैल्यूज को कैलकुलेट करना रहता है। बट थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग में हमारा जो मेन फोकस रहेगा, हमारा जो सारा का सारा एम्फेसिस रहेगा वो वेव फंक्शन के ऊपर रहेगा। हमें सिस्टम के वेव फंक्शन को रिलेट करना होगा डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के साथ, ताकि हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स और
उस फोर्स के बारे में नॉलेज गेन कर सकें जो कि स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग बना लीजिए थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग। Theory of scattering in quantum mechanics is a means of gathering information about atomic and subatomic particles। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आगे भी हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सोर्स है हमारे पास थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग को अच्छे से स्टडी करना। इन एनी स्कैटरिंग प्रॉब्लम देयर आर टू एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज व्हिच आर टू बी डिटरमाइंड। किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम में, चाहे वो स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, चाहे वो स्कैटरिंग हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ रहे हो, चाहे हम स्कैटरिंग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ रहे हो, फिजिक्स की किसी भी ब्रांच में जब आप स्कैटरिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो वहां पर हमें दो क्वांटिटीज को एक्सपेरिमेंटली मेजर करना होता है। वो दो क्वांटिटीज होती है हमारे पास। These experimental quantities are differential scattering cross section and total scattering cross section। पहला आपको एक्सपेरिमेंटली मेजर करना होता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और दूसरा मेजर करना होता है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ये दो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि हमें किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम में डिटरमाइन करनी होती हैं। In terms of these two experimental quantities, we gather information about the force responsible for the scattering। इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम उस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो कि स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब भी हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल्स और टारगेट के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वहां पर हमें इंसिडेंट पार्टिकल जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर होते हुए दिखाई देते हैं। तो वो स्कैटरिंग किस फोर्स की वजह से हो रही है, कौन सी फोर्स उन पार्टिकल्स की स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस फोर्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको इन दो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को डिटरमाइन करना होगा। आज के इस लेक्चर में हम इन दोनों को डिफाइन भी करेंगे, इनके यूनिट्स भी देखेंगे और साथ के साथ इनके फॉर्मूला को भी स्टडी करेंगे। दिस इज अचीव्ड बाय रिलेटिंग द वेव फंक्शंस ऑफ द सिस्टम टू दीस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस। तो इन दोनों की हेल्प से आप उस फोर्स के बारे में कैसे नॉलेज गेन करेंगे जो कि स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको करना क्या होगा, इन दोनों को किससे रिलेट करना होगा, सिस्टम के वेव फंक्शन के साथ रिलेट करना होगा। द वेव फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द सिस्टम। और किसी भी सिस्टम का वेव फंक्शन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम उस सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं और उस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके हम वेव फंक्शन डिटरमाइन करते हैं। फिर हम इस वेव फंक्शन को इन दोनों के साथ रिलेट करेंगे, वहां से हमें उस फोर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इन बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स लाइक particle in 1D box, tap potential, potential barrier, the emphasis is on the energy ion values। हमने क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। पार्टिकल इन 1D बॉक्स, पार्टिकल इन 3D बॉक्स, टैप पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर को स्टडी किया है। वहां पर आपने देखा था कि हम एनर्जी आयन वैल्यूज ऑब्टेन करते थे सिस्टम के लिए। ये सभी हमारे पास बाउंड स्टेट्स प्रॉब्लम थी। जबकि whereas in scattering problem the quantity of interest is the wave function। जबकि हम स्कैटरिंग प्रॉब्लम में एनर्जी आयन वैल्यूज की बात ना करके सिस्टम के वेव फंक्शन की बात करते हैं। हमारा सारा का सारा फोकस जो है वो सिस्टम के वेव फंक्शन को ऑब्टेन करने में रहता है। वेव फंक्शन ऑब्टेन होने के बाद हम उस वेव फंक्शन को इन दो क्वांटिटीज के साथ रिलेट करेंगे जहां से हमें इस फोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी जो कि स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करने के लिए जो आपको डायग्राम बनाना है वो डिस्कस करेंगे और बाकी का पार्ट डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम का जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है उसमें हमारे पास तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास इंसिडेंट बीम विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल्स। मोनो एनर्जेटिक मींस यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल्स, उन सबकी एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। तो ये हमारी होगी इंसिडेंट बीम। इसे हम क्या करेंगे, एक टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे। टारगेट जो है वो यूजली हम एक थिन फॉल की फॉर्म में लेते हैं और इस टारगेट के अंदर
बहुत सारे स्कैटरिंग सेंटर्स होते हैं जो इन इंसिडेंट पार्टिकल्स को स्कैटर करते हैं। जब ये इंसिडेंट पार्टिकल्स इस टारगेट के ऊपर स्ट्राइक होंगे तो इस टारगेट के जो स्कैटरिंग सेंटर्स होंगे वो इन इंसिडेंट पार्टिकल्स को हर पॉसिबल डायरेक्शंस में स्कैटर करेंगे। यहाँ पर जो स्कैटरिंग सेंटर होंगे टारगेट के वो क्या होंगे, वो होंगे टारगेट जिन एटम से मिला के बना होगा उन एटम्स को हम बोलेंगे स्कैटरिंग सेंटर्स ऑफ द टारगेट। अब स्टूडेंट्स जैसे हम इस इंसिडेंट बीम को टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे, कोलाइड करवाएंगे तो होगा क्या, ये इंसिडेंट पार्टिकल्स टारगेट के एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगे और वहां से ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर होंगे। इन स्कैटर्ड पार्टिकल्स को डिटेक्ट एंड एनालाइज करने के लिए हमें एक डिटेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी और ये डिटेक्टर हमने यहाँ पर प्लेस किया है। ये डिटेक्टर जो है वो 360 डिग्री जो है वो रोटेट कर सकता है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर होने वाले पार्टिकल्स को डिटेक्ट एंड एनालाइज कर सकता है। और ये जो डिटेक्टर होगा ये इस टारगेट के ऊपर डी ओमेगा सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा और ये डी ओमेगा जो है ये क्या है, ये है हमारे पास सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द डिटेक्टर एट द टारगेट। इस डिटेक्टर की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पर दो एंगल्स का सहारा लेंगे, एक होगा एंगल थीटा और एक एंगल होगा फाई। हम मान लेते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट बीम है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अलोंग इंसिडेंट हो रही है, तो जो हमारी स्कैटर्ड बीम होगी जो हमारी स्कैटर्ड बीम होगी ये स्कैटर्ड बीम पॉजिटिव जेड एक्सिस का जो एंगल बनाएगी वो थीटा होगा। ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और जो हमारी स्कैटर्ड बीम पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाएगी वो होगा हमारे पास एंगल फाई। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर डिटेक्टर की एक ही वैल्यूज होंगी थीटा और फाई की। जैसे ही हम डिटेक्टर की पोजीशन को चेंज करेंगे थीटा और फाई जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो थीटा और फाई जो है वो डिटेक्टर की पोजीशन को यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने डिटेक्टर को टारगेट से आर डिस्टेंस पर प्लेस किया है। ये आर डिस्टेंस जो है टारगेट की डायमेंशन से, टारगेट की थिकनेस से बहुत बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए हमारा टारगेट जो कि थिन फॉइल की फॉर्म में है उसकी थिकनेस है हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर। इतनी थिकनेस का हमने मान लीजिए टारगेट यहां पर लिया है। तो ये जो आर होगा डिस्टेंस ऑफ डिटेक्टर फ्रॉम द टारगेट वो हमारे पास होगा 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो है वो 0.001 सेंटीमीटर से बहुत बहुत ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि डिटेक्टर जो है वो टारगेट से बहुत दूर प्लेस किया जाता है। बहुत दूर प्लेस करने का मतलब ये है कि जो टारगेट का डिस्टेंस होगा डिटेक्टर से आर वो टारगेट की डायमेंशन से, थिकनेस से बहुत बहुत ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है ऐसा करना इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है, तभी आप स्कैटरिंग से डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन कर पाएंगे। जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है एक्स वाई जेड, हमने ये माना है कि जो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो टारगेट के ऊपर है, तो ये हमारा यहाँ पर ओरिजिन रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। आइए देखते हैं इसकी थ्योरी में आप क्या लिखेंगे। इन अ टिपिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ बीम ऑफ मोनोएनर्जेटिक पार्टिकल्स फॉल्स ऑन अ टारगेट कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स। किसी भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक बीम लेते हैं मोनोएनर्जेटिक पार्टिकल्स की। मोनोएनर्जेटिक मींस उस बीम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबकी एनर्जी जो है वो सेम होगी। उसे हम एक टारगेट के ऊपर फॉल करवाएंगे। टारगेट में हमारे पास बहुत सारे स्कैटरिंग सेंटर्स होंगे, मींस टारगेट में बहुत सारे एटम्स होंगे जो कि स्कैटरिंग सेंटर्स का काम करेंगे। टारगेट हम यहाँ पर यूजुअली थिन फिल्म की फॉर्म में लेते हैं, थिन फॉइल की फॉर्म में लेते हैं। द पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड ऑलमोस्ट इन ऑल डायरेक्शंस। जब ये इंसिडेंट बीम टारगेट के ऊपर फॉल करेगी तो जो पार्टिकल्स होंगे वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएंगे। The scattered particles are received and analyzed by the detector placed at a large distance from the target as compared with the linear dimensions of the target. इन scattered particles को receive and analyze करने के लिए हमने यहाँ पर एक डिटेक्टर लगाया हुआ है और इस डिटेक्टर का जो डिस्टेंस होगा टारगेट से r वो टारगेट की लीनियर डायमेंशन मींस टारगेट की थिकनेस से बहुत बहुत ज्यादा होगा, जैसा कि आपको एग्जांपल लेके यहाँ पर समझाया गया था। Let the origin of the coordinate system is at the target. जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है उसका ओरिजिन हमने टारगेट पर लिया है, तो ये हमारा ओरिजिन O होगा। इंसिडेंट बीम जो है वो हमने जेड एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट करवाई है एंड द बीम इज इंसिडेंट इन प्लस जेड डायरेक्शन। लेट डी ओमेगा इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द डिटेक्टर एट द टारगेट। तो डी ओमेगा वो एंगल है
जो इस डिटेक्टर ने टारगेट के ऊपर सबटेंड किया है, इस टारगेट का एरिया ऑफ क्रॉस जो है वो हमारे पास ds है। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डी ओमेगा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ds बाय आर स्क्वायर से डिफाइन करेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। और सरफेस एरिया एलिमेंट को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई के टर्म्स में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ds को हम ऐसे लिखते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई के टर्म्स में r स्क्वायर sin थीटा d फाई। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस एलिमेंट ds इन टर्म्स ऑफ r थीटा फाई। और नीचे r स्क्वायर है तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल होगा इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वो होगा sin थीटा d फाई। इसका हम लास्ट में यूज करेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा डी ओमेगा हो गया। Let Ji is the number of particles crossing a unit area perpendicular to the beam direction per unit time, that is incident flux। अब एक यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉल होंगे वो हमारे पास इंसिडेंट फ्लक्स होगा। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम यहां पर बनाते हैं। ये मान लीजिए एक सरफेस एरिया है S और यहां से हमारे पास बीम पास हो रही है, इंसिडेंट बीम यहां से पास हो रही है। तो टी टाइम में एस एरिया में से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो पास हो रहे हैं उसे हम मान लेते हैं n है। तो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस करेंगे इस एरिया को वो होंगे हमारे पास n अपॉन टी इंटू एस। और इसी n अपॉन टी इंटू एस को हम बोलते हैं Ji, दैट इज इंसिडेंट फ्लक्स। तो इंसिडेंट फ्लक्स क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बीम। यहाँ पर जो हमने एरिया लिया है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बीम लिया है, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो Ji हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n अपॉन ts को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज का आप ध्यान रखना, लास्ट में हम इसका यूज करेंगे जब हमें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का ऐसा यूनिट फाइंड करना होगा तो हम इस चीज को वहां पर यूज करेंगे कि Ji हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बीम इन यूनिट टाइम। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स इन द टारगेट है। इस टारगेट में जो नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स हैं उसे हमने स्मॉल n मान लिया है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या लिख के आएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने इंसिडेंट फ्लक्स Ji को डिफाइन कर दिया था, जो कि था हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। तो Ji जो है हमारे पास n अपॉन st के बराबर था और हमने यहाँ पर स्मॉल n लिया था नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स इन द टारगेट। तो जब इंसिडेंट फ्लक्स इस टारगेट के ऊपर फॉल होगा तो होगा क्या, पार्टिकल जो है यहाँ पर स्कैटर्ड हो जाएंगे। अब इस सॉलिड एंगल डी ओमेगा में से कितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड होंगे, कितने पार्टिकल्स डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा इस सॉलिड एंगल में। और ये सॉलिड एंगल जो है डिटेक्टर की इस पोजीशन से स्पेसिफाई हो रहा है, थीटा फाई पोजीशन से स्पेसिफाई हो रहा है। मींस थीटा फाई डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिसीव किए जाएंगे डिटेक्टर के द्वारा, उसे हम मान लेते हैं dn। लेट dn इज नंबर ऑफ पार्टिकल रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर dn वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो डिटेक्टर रिसीव कर रहा है यूनिट टाइम में। इसे आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन द डायरेक्शन थीटा फाई पर यूनिट टाइम। थीटा फाई डायरेक्शन में मींस इस सॉलिड एंगल डी ओमेगा में से पास होने वाले जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर कितने हैं, dn पर यूनिट टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड होंगे इन द डायरेक्शन थीटा फाई पर यूनिट टाइम, ये किस किस पर डिपेंड करेंगे, dn जो है वो डिपेंड करेगा इंसिडेंट फ्लक्स Ji के ऊपर। जितने आप पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यहाँ से इंसिडेंट करवाएंगे उतने ही तो पार्टिकल्स यहाँ पर स्कैटर्ड होंगे। तो यहाँ पर dn जो है सबसे पहले इंसिडेंट फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड होंगे पर यूनिट टाइम dn वो किस पे डिपेंड करेगा कि इस टारगेट में कितने नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स हैं। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स ज्यादा हुए तो ज्यादा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे यूनिट टाइम में। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स कम हुए तो कम पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे यूनिट टाइम में। तो यहाँ पर dn जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स इन द टारगेट पर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये सेकेंड इक्वेशन होगी।
और dn जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, इस सॉलिड एंगल डी ओमेगा पर डिपेंड करेगा। ये डिटेक्टर जितना ज्यादा टारगेट पर सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा उतने ही थीटा फाई डायरेक्शन में पार्टिकल्स के स्कैटर्ड होने का नंबर जो है पर यूनिट टाइम वो ज्यादा होगा। अगर डी ओमेगा ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन थीटा फाई भी ज्यादा होंगे। अगर डी ओमेगा कम होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन द डायरेक्शन थीटा फाई पर यूनिट टाइम भी कम होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डीएन जो है वो सॉलिड एंगल डी ओमेगा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड होंगे थीटा फाई डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम वो इंसिडेंट फ्लक्स पर डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स पर डिपेंड करेंगे और इस सॉलिड एंगल डी ओमेगा पर डिपेंड करेंगे जो ये डिटेक्टर टारगेट के ऊपर सबटेंड करेगा। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, कंबाइनिंग 1 2 3 वी गेट dn इज प्रोपोर्शनल टू ji एंड d ओमेगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा सिग्मा जो कि किसका फंक्शन होगा, थीटा और फाई का फंक्शन होगा और साथ में हमारे पास ये तीन फैक्टर्स आ जाएंगे ji एंड d ओमेगा। यहाँ पर सिग्मा थीटा फाई जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे ही हम बोलते हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन where sigma theta phi is constant of proportionality and is called differential scattering cross section। तो फोर्थ इक्वेशन से अगर हम सिग्मा थीटा फाई की वैल्यू निकालें वो आ जाएगी dn अपॉन ji अपॉन n अपॉन d ओमेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का। तो स्टूडेंट्स यहां पर सिग्मा थीटा फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा थीटा फाई जो है उसे हम सिग्मा ओमेगा भी लिख सकते हैं, जहां पर ओमेगा जो है वो फंक्शन है किसका, थीटा एंड फाई का। कई बुक्स में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को सिग्मा ओमेगा से भी लिखा जाता है और कई बुक्स में सिग्मा थीटा फाई से भी लिखा जाता है, दोनों नोटेशन सेम है। और इस सिग्मा ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली डी सिग्मा बाय डी ओमेगा। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को डिफरेंट बुक्स में तीन अलग अलग वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा थीटा फाई से भी, सिग्मा ओमेगा से भी, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा से भी। वो आपकी मर्जी है, आप तीनों में से कोई भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं किसके लिए, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इस डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाई का ऐसा यूनिट क्या होगा। ऐसा यूनिट जो है वो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट डीएन हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम था इन द डायरेक्शन थीटा फाई। डीएन है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन डायरेक्शन थीटा फाई और नीचे हमारे पास है टाइम। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का तो कोई यूनिट नहीं होता, टाइम का यूनिट होता है हमारे पास सेकंड। तो डीएन का यूनिट हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन सेकेंड मीन सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर डीएन का जो ऐसा यूनिट होगा हमारे पास वो होगा सेकेंड इनवर्स डिवाइड बाय जेआई। इंसिडेंट फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, इंसिडेंट फ्लक्स हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का तो कोई यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस। एस एरिया है, एरिया का होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर, टाइम का होता है हमारे पास सेकंड। तो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर -2 सेकंड -1। तो यहां पर जीआई की जगह पर आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, मीटर -2 आएगा यहां पर, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एन है यहां पर नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स। स्कैटरिंग सेंटर्स का नंबर को हमने स्मॉल एन से डिनोट किया था और नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स का कोई यूनिट नहीं होगा, इट इज यूनिटलेस। और डी ओमेगा का ऐसा यूनिट होता है हमारे पास टी रेडियन, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट। तो सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मीटर -2 ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर, और स्टी रेडियन ऊपर जाके हो जाएगा स्टी रेडियन -1। तो जो हमारे पास ऐसा यूनिट होगा किसका, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का, वो होगा स्क्वायर मीटर्स पर स्टी रेडियन। इसे आप ऐसे भी सकते हैं स्क्वायर मीटर्स पर स्टी रेडियन, या शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे भी सकते हैं मीटर स्क्वायर पर स्टी रेडियन मींस एसआर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा किसका,
और तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऐसा यूनिट होगा किसका, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का, मीटर स्क्वायर टी रेडियन, एम स्क्वायर पर टी रेडियन, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस JI को 1 ले लीजिए, इंसिडेंट फ्लक्स को यूनिट ले लीजिए, नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स को यूनिट ले लीजिए और सॉलिड एंगल को आप यूनिट ले लीजिए। तो जब आप JI की जगह 1, n की जगह 1, डी ओमेगा की जगह 1 पुट करेंगे तो सिग्मा थीटा फाई जो है वो dn के बराबर आ जाएगा। मींस डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा जो कि स्कैटर्ड होंगे किस डायरेक्शन में, थीटा फाई डायरेक्शन में, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स को हमने यूनिट लिया है, पर यूनिट स्कैटरिंग सेंटर्स, पर यूनिट सॉलिड एंगल। इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे लास्ट लाइन में। दस डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाई, जिसे हम सिग्मा ओमेगा या फिर डी सिग्मा बाय डी ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattered in the direction theta phi per unit time, per unit incident flux, per unit scattering centers, per unit solid angles। तो यहाँ पर सिग्मा थीटा फाई जो है वो dn के बराबर आया है। dn हमारे पास क्या था, ये वो नंबर ऑफ पार्टिकल थे जो स्कैटर हो रहे थे थीटा फाई डायरेक्शन में, यूनिट टाइम में, और यहाँ पर हमने इंसिडेंट फ्लक्स को यूनिट लिया है, नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स को यूनिट लिया है और सॉलिड एंगल को 1 लिया है। तो आप इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। Differential scattering cross section is defined as the number of particles scattered in the direction theta phi per unit time, per unit incident flux, per unit scattering centers, per unit solid angle। तो ये हमारे पास हो गया differential scattering cross section कंप्लीट। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के फॉर्मूला और उसके यूनिट के बारे में। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को डिफाइन कर दिया था, इसका ऐसा यूनिट देख लिया था। हमने देखा था कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा थीटा फाई, सिग्मा ओमेगा, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, जहां पर सिग्मा जो है वो थीटा फाई का फंक्शन है। तो अब बात करते हैं टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की, जो कि हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम में। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम सिंपली सिग्मा से डिनोट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से ही हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑब्टेन होता है। आपको सिंपली करना क्या होगा, जो हमारा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होगा उसका आपको इंटीग्रल करना होगा पूरे सॉलिड एंगल के ऊपर, तो आपको टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। मींस यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ओवर द एंटायर सॉलिड एंगल गिव्स टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अगर आप डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का पूरे सॉलिड एंगल के ऊपर इंटीग्रल कर देते हैं तो आपको टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाता है। मींस सिग्मा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिंपली क्या होगा, इंटीग्रल होगा किसका, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाई का, किसके ऊपर, पूरे सॉलिड एंगल डी ओमेगा के ऊपर। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। बट हमने देखा था कि सिग्मा थीटा फाई को हम सिग्मा ओमेगा भी लिख सकते हैं, तो इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ओमेगा डी ओमेगा, और सिग्मा ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा डी ओमेगा। बट डी ओमेगा हमारे पास किसके बराबर था, साइन थीटा डी फाई के बराबर था। तो डी ओमेगा की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो सिग्मा क्या बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा सिग्मा थीटा फाई इंटू साइन थीटा डी फाई। अब यहाँ पर दो डेरिवेटिव्स हैं, डी थीटा डी फाई, तो आपको डबल इंटीग्रेशन लगाना होगा। एक इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, एक इंटीग्रेशन फाई के रिस्पेक्ट में होगा। थीटा की जो लिमिट्स होती हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो 0 to पाई होती हैं, और फाई की जो लिमिट्स होती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो होती हैं 0 to 2 पाई। तो सिग्मा को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डी ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे आपको दो इंटीग्रेशन लगाने होंगे, सिग्मा ओमेगा साइन थीटा डी थीटा डी फाई 0 to पाई 0 to 2 पाई, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप पुट करें तो यहाँ पे दो इंटीग्रेशन लगा देंगे, 0 to पाई 0 to 2 पाई डी सिग्मा बाय डी ओमेगा साइन थीटा डी फाई, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप पुट करेंगे डी ओमेगा की वैल्यू, यहाँ पर नहीं पुट करेंगे क्योंकि डी सिग्मा बाय डी ओमेगा तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का सिंबल है। तो ये हमारा हो गया टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। आइए बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के साथ सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के यूनिट को सॉलिड एंगल के यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का यूनिट मिल जाएगा। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का यूनिट हमने देखा था पीछे, क्या था, मीटर स्क्वायर पर स्टीरेडियन, मल्टीप्लाई सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टीरेडियन, तो स्टीरेडियन से स्टीरेडियन कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा ऐसा यूनिट बनेगा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का वो होगा हमारे पास स्क्वायर मीटर्स, वर्ड्स में आप ऐसे लिखेंगे स्क्वायर मीटर्स। तो कोई अगर आपको पूछ ले कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्स्ट्रा यूनिट क्या होता है, वो होता है स्क्वायर मीटर्स, और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का यूनिट होता है हमारे पास स्क्वायर मीटर्स पर स्टीरेडियन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग एंड डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर, उनमें आज के रिजल्ट्स जो हैं वो हम बार बार उसके बारे में बात करेंगे, उनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फर्दर लेक्चर्स ऑफ थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।